हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करते हैं और बिना शोर शराबे के और बहुत लंबी वीडियोस के बिना हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके साथ। और इस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में आज बारी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बहुत ही मजेदार, इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर मेरे प्यारे बच्चे लोग एड्रेस होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पाया जाएगा और कौन से स्पिन का होगा, पॉजिटिव स्पिन होगा या नेगेटिव स्पिन होगा। एक एक करके सारी चीजें मैं डिस्क्लोज करती चली जाऊंगी। जैसे हमारा एड्रेस होता है ना, कि हम कहाँ पाए जाएंगे, हमारा घर कौन सा है, गली नंबर कौन सा है, शहर कौन सा है, ऐसे ही ना इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है। उसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, इसका सब शेल कौन सा है, जिमुथल क्वांटम नंबर, इसके अंदर ये कौन से ऑर्बिटल के कौन से वाले ऑर्बिटल में है और कौन से स्पिन का है। ये चार चीजें हम लोग लेके चलते हैं। और बच्चों, जैसे हम लोगों का एड्रेस जो है वो किसी और दूसरे का नहीं हो सकता, उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दूसरे इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता। सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। तीन तक सेम हो सकते हैं। अगर तीन सेम हो गए तो चौथा तो अलग होगा ही होगा। बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए काम की शुरुआत करते हैं। बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन ढूंढने चलते हैं। जब हम एटम के अंदर घुसते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ जाएगा क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। वही बोर के जो KLMN शेल थे वही अब क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 शेल्स। ठीक है, और ये होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? शेल्स। क्या है ये? शेल्स हैं। जैसे है, हम ऐसे सोच लो हम इलेक्ट्रॉन के अंदर एंटर कर रहे हैं, सॉरी एटम के अंदर एंटर कर रहे हैं। किसको ढूंढने के लिए? इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए। तो हमें सबसे पहले मिलेगा क्या? शेल। शेल कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट शेल हो सकता है, सेकंड शेल हो सकता है, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं किसी एटम के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि चलो फर्स्ट शेल के अंदर घुसते हैं। उसके अंदर क्या मिलेगा? किसी भी शेल के अंदर हम घुसेंगे ना तो उसमें मिलेंगे हमें सब शेल्स। और उसको किससे डिनोट करते हैं? बहुत इजीली समझ आने वाला है, अभी देखना। एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट करते हैं। और ये किसी शेल में कितने पाए जाएंगे ये फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सब शेल में सारे के सारे शेल्स में इक्वल नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। नहीं, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? इनकी वैल्यू रेंज करती है 0 to n-1। अभी बताऊंगी तो बहुत आसानी से समझ आएगा। और इनको नाम क्या दिया जाता है? सब शेल्स। सब शेल होते हैं ये। अब देखो, वही मैंने कहा ना, अभी किस शेल के अंदर कितने होंगे? फिक्स्ड होंगे। बात करते हैं पहले शेल की। अगर हम बात करें तो उसमें कितने सब शेल हो सकते हैं, कौन से वाले? तो से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं n = 1 है, तो इसमें कितने सब शेल हो सकते हैं? देखो जरा, वैल्यूज कहां से कहां रेंज करती है? L = 0 to n-1। तो n-1 करेंगे, n1 है तो क्या हो जाएगा? 1 - 1, दैट इज 0। 0 to 0 एक ही हुआ सब शेल। अब 0 को एक और नाम दिया गया है। 0 को हम कहते हैं S सब शेल। अभी SPDF नोटेशंस के बारे में बात करने वाली हूं मैं। ठीक है, तो पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है और उसका नाम है S, और उसकी वैल्यू क्या है? 0। ये मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, 0 उसकी वैल्यू है। सब शेल इज S। और अगर n = 2 होगा तो देखो जरा क्या हो जाएगा? 2 - 1 = 1। वैल्यूज कहां से कहां रेंज करती है? 0 से n-1। n-1 तो हो गया 1, और 0 से n-1 है ना, तो 0 से लेके 1 तक। तो 0 का तो नाम आपको मालूम है S है, और 1 का नाम क्या हो गया? P। इसका मतलब अगर हम सेकेंड शेल में जाते हैं तो वहां दो सब शेल मिलेंगे, एक S और दूसरा P।
तो इसको हम क्या नाम देंगे, देखो 1s। कौन से शेल में, फर्स्ट में। कौन सा सब शेल, s। दूसरे में अगर जाएंगे तो हमारे पास 2 सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में s भी है और सेकेंड शेल में p भी है, 2s भी है और 2p भी है ना, समझ आ रहा है। अब देखो अगर मैं n इक्वल टू 3 लेती हूँ तो n इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2। वैल्यूज कहाँ से कहाँ रेंज करती हैं, 0 to n-1। और 2 से पहले क्या क्या आता है, 0 भी आता है और 1 भी आता है। 0 का नाम आपको मालूम है s है, 1 का नाम है p और 2 का नाम है d। इसका मतलब अगर हम थर्ड शेल में एंटर करते हैं तो हमें कितने सब शेल्स मिलने वाले हैं, 3 सब शेल मिलने वाले हैं और उनका नाम क्या है, s p d। और उनको कैसे लिखेंगे हम, 3s 3p और 3d। ठीक है, फोर्थ नहीं मिलेगा, थर्ड शेल में f नहीं मिलेगा। अब f हम अगले वाले में चलेंगे। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो 4 - 1 यानी कि 0 1 2 और 3, कितने सब शेल्स मिले, 4। 0 इज s, 1 इज p, 2 इज d एंड 3 इज f। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फोर्थ शेल में जाएंगे तो फोर्थ में 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है एंड 4f भी है। क्लियर हो रही है ना बात, कौन से शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने हो जाएंगे, थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, 0 1 2, 0 इज s, 1 इज p और 2 इज d, है ना। फोर्थ शेल में कितने हुए, 4 हो गए। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 0 1 2 3 4। 0 का नाम है s p d f। बच्चों देखो वैसे तो हमारे सारे एलिमेंट्स f तक कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने पीरियडिक क्लासिफिकेशन में भी बात की हुई है, s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। f से ज्यादा अभी तक हम लोगों को एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं किए गए हैं कि उनको हम इससे अगले वाले सब शेल में एंट्री करवाएं, लेकिन जगह खाली छोड़ रखी है कि अगर अगला सब शेल आता है मतलब चाहिएगा तो वो कौन सा होगा, G। F के बाद G H I J K L M N इस तरह से होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, G। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन भी है, कौन सा शेल है जो G सब शेल को अलाउ करता है। देखो इससे पहले तो G आया नहीं था, कौन सा शेल हुआ, फिफ्थ शेल हुआ जिसमें पहली बार G का इंट्रोडक्शन होगा। सिक्स्थ होगा तो H आ जाएगा, सेवेंथ होगा तो I आ जाएगा। इस तरीके से एक एक सब शेल हर एक शेल में जैसे ही बढ़ता है तो एक एक सब शेल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिफ्थ में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f एंड 5g हो सकता है, जबकि इसकी जरूरत अभी है नहीं, तो हम लोग इसके बारे में भी बात और नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ, सब शेल। सब शेल यानी कि शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, और ये कौन से नोटेशंस हो गए, SPDF नोटेशंस। और वैल्यू कहां से कहां रेंज करती है, 0 to n-1। तो एक चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क लगा लेना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n और l सेम नहीं हो सकते। अगर n2 है तो l मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। n-1 एक तो माइनस होगा ही होगा, तो अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है और l की भी वैल्यू 4 दे रखी है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ये हो सकती हैं। और अगर n इज इक्वल टू 5 है तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 1 2 3 एंड 4। एक मिनिमम एक कम होगा, 0 से लेकर के n-1 तक की वैल्यूज होती हैं किसकी, सब शेल की। अब सब शेल के बाद हम सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, s में कितने ऑर्बिटल होंगे, p में कितने होंगे, d में कितने होंगे और f में कितने होंगे की मैं बात करने वाली हूं। तो ये वाला यहां पर अभी मैं इरेज करते हूं और अगले क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं हम, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
ये किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसको आइडेंटिफाई करता है। एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, पी में कितने होंगे। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है 2l माइनस 1 से, प्लस 1 से, 2l प्लस 1 से, और इसको हम m से डिनोट करते हैं, और नाम क्या दिया गया इनका, ऑर्बिटल्स। क्या नाम दिया गया है, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो जगह होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में पास पहुंच चुके हैं अभी। देखो अब ये वाली बात हो गई कि कौन से शेल में, कौन से सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, शेल में कितने सब शेल है, ये हो चुका। अब अगर हमारा शेल है 0, से फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 0 प्लस 1, कितना हो गया, 1। एक ऑर्बिटल, एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसको स्क्वायर से ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ये एक ऑर्बिटल को दिखा दिया। इनकी शेप्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। और अगर L इज इक्वल टू 1 है, यानी कि p ऑर्बिटल है, ये था कौन सा, S सब शेल, सॉरी, और ये अगर p सब शेल है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। चलो पहला आ गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हुए, 3 ऑर्बिटल्स हुए, और इसको हम ऐसे दिखाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान देना, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या खासियत है, क्यों इन तीनों ऑर्बिटल्स को एक साथ दिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो डिटेलिंग करेंगे हम इसकी। तो यानी कि p में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3, और नाम क्या है इनका, px, py, pz। एक्सिस पे है, ये एक्सिस अलग अलग है, सेम एनर्जी लेवल है, एक ही शेल में है, एक ही सब शेल में है, तो एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, और एक जेड एक्सिस पे है। इनकी बातें और भी बाद में करेंगे हम लोग अभी डिटेलिंग में। और L अगर 2 है यानी कि D है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 1, कितने हो गए प्यारे बच्चे लोग, 5 ऑर्बिटल्स हो गए। 5 ऑर्बिटल्स, ये भी सेम शेल में, सेम सब शेल में, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। और अगर L इज इक्वल टू हमारा 3 है, दैट इज F, तो अब तुम अपने आप बताने वाले हो कितना होने वाला है, 2 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज 7 ऑर्बिटल्स। F सब शेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। एनर्जी लेवल्स हैं ये भी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग ये जान चुके हैं कि एटम के अंदर होता है शेल, शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, और उनको किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके n-1 तक। पहले शेल में एक ही सब शेल होगा 0, उसका नाम है S, और दूसरे में 2 होंगे 0 और 1, SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। क्लियर है। अब इन सब शेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12 प्लस 1 से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। देखो अगर इसकी बात करें तो इसका नंबर क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, और इनकी वैल्यू हाँ -L2 प्लस L रेंज करती है इनकी वैल्यू। ये तो 0 ही था, इसमें L क्या था, देखो 1 था, तो ये क्या हो जाएगा -1 0 1, और इसमें क्या था, L इज इक्वल टू 2, तो कहां से, -2 -1 0 1 2, इसकी वैल्यू 3 थी, तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। इनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की ये वैल्यू है, ठीक है। अब अगला क्वांटम नंबर आता है और उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगी है बस। स्पिन क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में होता है ना, तो वो एक रोटेट करता रहता है अपने उस पे, स्पिन होता रहता है, और वो स्पिन 2 तरह का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन का है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है। स्पिन तो करेगा ही करेगा,
क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर उसको प्लस हाफ बोलेंगे, हम किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहेंगे प्लस हाफ, तो इसका मतलब ये है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम कहेंगे माइनस हाफ तो हम कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्पिन को बताता है ये। और ये मतलब अब हर एक इलेक्ट्रॉन के अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। ये 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन ये आखिरी वाला तो अलग होगा ही होगा। बाकी तो सबके अलग जो हो सकते हैं वो हो ही सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गए आपके क्वांटम नंबर्स। अगली बात हम करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं। जैसे स्पिन क्वांटम की बात करूं तो मैं यहाँ इसको पहले इरेज कर देती हूँ, फिर बताते हूँ। अब हम 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की भी बात कर लेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये मैं हंसी इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऐसे हैं कि बच्चों के एग्जाम में गारंटेड आते हैं, और बच्चे इसकी स्टेटमेंट देते टाइम पता नहीं क्यों गड़बड़ा जाते हैं। बहुत ही आसान है, अभी बता देती हूँ। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पॉली की बात कर रहे हैं। यहाँ सब इरेज कर देती हूँ, नया शुरू करते हैं हम। क्वांटम नंबर्स हमारे हो चुके हैं। अभी रूल्स की बात कर लेते हैं। 2 रूल की बात करेंगे, ज्यादा नहीं। ये पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मान लिया हमने, ये s मान लिया, ठीक है, और ये हमने मान लिया p ऑर्बिटल, p में 3 आ गए। ये हमने मान लिया d ऑर्बिटल 5 आ गए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उनका कहना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। इसको हम कैसे मार्क करते हैं? देखो, ये क्लॉकवाइज स्पिन को दिखाएंगे और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। इधर भी, इसमें भी 2 आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के, इसमें भी 2 आ सकते हैं, और इसमें भी 2 आ सकते हैं। इसका मतलब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p ऑर्बिटल में 1 2 3 3 2 6। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। यही पॉली का प्रिंसिपल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, पॉली का प्रिंसिपल। इसके बाद हम साथ के साथ हंट्स रूल भी कर लेते हैं। हंट्स रूल क्या कहता है? देखो, मैंने यहां पर अभी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? अभी बताऊंगी मैं आपको। पॉली कहते हैं कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। हंट्स रूल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अभी मैं डीजेनरेट का मतलब भी बताती हूं आप लोगों को। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसको कहते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिटल्स सेम शेल के हैं और सेम सब शेल के हैं, तो एनर्जी तो सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। अलग, एक एक्स एक्सिस पे हो गया, एक वाई एक्सिस पे हो गया, एक जेड एक्सिस पे हो गया। तब इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग अप होगी तो वो कैसे होगी? उन्होंने कहा कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, पेयरिंग बाद में होगी। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 पहले ऑक्यूपाई होंगे। ये पहले पेयरिंग होगी, इसमें 2, इसमें ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण बताती हूँ। 3 के बाद अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पेयरिंग होगी, 5वां हो गया तो यहां आ जाएगा, 6ठा हो गया तो यहां आ जाएगा। लेकिन अगर 3 हैं तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। कब? जब ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डोंट वरी। अगर डी हुआ तो जब तक 5 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो कैसे भरे जाएंगे? मान लो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे भरेंगे?
1 2 3 4 5 6 और 7। पेयरिंग पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होने के बाद शुरू होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की भी बात कर लेती हूँ। अगर कोई कहता है 2p और 3p, ये डीजेनरेट नहीं है। इनको हम कभी भी ऐसे p है तो साथ के साथ 6 ब्लॉक बना करके दिखा दो, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो इनका नंबर ऑफ शेल डिफरेंट है भाई। सेकेंड शेल की एनर्जी थर्ड शेल से कम होगी। तो ये, लेकिन जब भी अगर मैं 2p की बात करूं या 3p की बात करूं, मान लो मैं 2p कहती हूं, तो ये तीनों ऑर्बिटल्स एक साथ दिखाई जाएंगे, अलग अलग बॉक्स नहीं बनेंगे। 3p की बात करूं तो ये तीनों ऑर्बिटल्स अलग अलग दिखाई जाएंगे, एक साथ नहीं होंगे। इनकी एनर्जी लेवल कैसे डिफाइन करते हैं मैं ये भी बताऊंगी, लेकिन नंबर ऑफ शेल है वो उससे तो पता चल ही जाएगा। पहले शेल से अगले शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। अफबाउ प्रिंसिपल करेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये तो तीनों हो गए सेम एनर्जी के, और ये तीनों हो गए सेम एनर्जी के, लेकिन ये दोनों सेम एनर्जी के नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, उसके बाद ही पेयरिंग होती है। क्यों की बात बताती हूँ अभी मैं तुम्हारे को। चलो इसको इरेज करती हूँ फिर बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2s और 2p की बात कर ले, तो 2s का ऑर्बिटल ऐसे बनेगा और 2p का ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। राइट है, करेक्ट है। दोनों के नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन एनर्जी लेवल अलग है, क्योंकि सब शेल अलग है। s से ज्यादा एनर्जी होगी p में, p से ज्यादा होगी d में, d से ज्यादा होगी f में। एनर्जी लेवल भी ऐसे चेंज होता है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन है 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमारे को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है बताऊंगी आपको प्रिंसिपल में, लेकिन अभी खाली फिलिंग अप देखते हैं कि भरे कैसे जाएंगे। अगर 6 हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसकी बात है। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यहां जाए या वो यहां जाए। दोनों में उसको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब जहां वो कम एनर्जी खर्च करेगा उसी शेल को और सब शेल को वो ऑक्यूपाई करेगा, उसी ऑर्बिटल को वो ऑक्यूपाई करेगा। एनर्जी क्यों खर्च करनी पड़ेगी? देखो 2 खर्चे हैं इनके, 2 खर्चों में से जोन सा भी ज्यादा होगा ना उसको छोड़ देगा, जो कम होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन क्या है? या तो इसके साथ पेयर अप करे, पेयर अप करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन झेलना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होगी। राइट, पहला खर्चा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस का रिपल्शन। दूसरा खर्चा ये एनर्जी गैप। ये क्या है? एनर्जी गैप। अगर ये एनर्जी गैप है तो ये एनर्जी भी मेरे को जंप लगाना पड़ेगा, तो हायर एनर्जी चाहिएगी, तभी तो अगले एनर्जी में जाएगा। तो रिपल्शन की एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो आगे चला जाएगा, लेकिन एनर्जी गैप की एनर्जी ज्यादा लग रही है तो वो क्या कर लेगा, पेयरिंग अप कर लेगा, और एक शेल से दूसरे शेल में, सब शेल में भी अगर जाते हैं तो एनर्जी गैप ज्यादा है। आगे एक दो एक्सेप्शंस आएंगे, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को जब आएंगे। लेकिन अभी 2s और 2p में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है रिपल्शन के मुकाबले। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही आगे, इसने कहा कम खर्चे में बात बन रही है, यहाँ आ जाते हैं। अपोजिट स्पिन के हैं, पॉली के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आगे अपोजिट स्पिन के हैं। अब जो तीसरा आपने 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 बाकी हैं अभी। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, तो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। पॉली ने कहा तीसरा नहीं आ सकता, 2 आ सकते हैं। अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि इसको यही वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, फोर्थ वाले को। ठीक है ना, फोर्थ वाला यहां आ गया। अब अगला वाला फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन, अपने पास 6 है ना, 4, ये यहां आ गया। ठीक है, फिफ्थ वाले के पास अगेन ऑप्शन है 2, या तो इसका रिपल्शन झेले या एनर्जी अगर जंप लगाने के लिए चाहिए तो। लेकिन यहां तो एनर्जी तो सेम लग रही है, चाहे वो यहां आए चाहे यहां आए, ये तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो भैया वो रिपल्शन क्यों झेलेगा? वो तो मुफ्त वाला काम करेगा। भैया इतनी एनर्जी तो लग ही रही है कि 2p में जाना है, रिपल्शन क्यों झेले? तो ये यहां आ जाएगा।
समझ आया सिंगली क्यों ऑक्यूपाई होते हैं। अब अगर जो छठा इलेक्ट्रॉन बचा हमारा सिक्स्थ वन, वो कहाँ जाएगा, वो भी इनका रिपल्शन चलेगा या मुफ्त में अगले में जाएगा, मुफ्त में अगले में जाएगा। तो अगर 6 है तो ये ऐसे ऑक्यूपाई हो गई, और लेकिन अगर 8वां था तो मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी 2 बाकी है, ठीक है। तो इसको अब 7वें इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन आ गया, या तो यही रहे या थर्ड शेल में जाए, 3s में जाए, भैया यहां जाए, या तो ये वाला ऑक्यूपाई करे या ये एनर्जी गैप को लेके जाए। अब तो आप खुद ही बता दोगे, यस पेयरिंग अप करेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी यहाँ आएगा। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब अगले इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन नहीं होगा और वो जंप लगा करके अगले ऑर्बिटल में जाएगा, सब शेल में जाएगा, अगले वाले में जाएगा। समझ में आई बात। तो क्या होता है, दोनों के दोनों रूल्स आपकी समझ में आ गए। पॉली कहते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। हंस रूल क्या कहता है, हंस रूल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद ही उनकी पेयरिंग अप होगी। तो यही था क्वांटम नंबर्स, कौन से शेल में कितने सब शेल आ सकते हैं, किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें स्पिन क्या होगा। मान लो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स ये लगा लेते, चलो 3 1 2 3, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन के होंगे, 1 2 और 1 3, और 3 और इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ स्पिन के होंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। एक जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो कि आपसे मैं पूछती हूँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, अगर मैं आपको कुछ क्वांटम नंबर के सेट्स दे दूं तो। से फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर दे दिया। क्वांटम नंबर कौन से देखो, n है, l है, m है और s है। n इज इक्वल टू 3 दे दिया, l इज इक्वल टू 1 दे दिया और m इज इक्वल टू -1 दे दिया और s इज इक्वल टू -हाफ। इस तरह से वैल्यूज होती हैं और आपको कहा जाता है पहचानो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो हमारे को पहले तो ये n इज इक्वल टू 3 तो 3 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और l इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है, 0s है, 1p है, 2d है ना। तो ये क्या है, p है, तो ये क्या हो गया अपने पास 3p। और 3p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। बनाओ जरा 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा है, ये देखो ये -1 है, 0 है, 1 है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करती है, -l से +l, l1 है तो -1 0 1। हमने क्या कहा कौन सा है, मिल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या कह रहा है, ये -हाफ है, तो क्या होगा, मुंडी नीचे वाला इलेक्ट्रॉन। इजी था ना। चलो एक और करके देखें क्या, इसको हटाती हूँ मैं, कुछ और दे देते हैं एक और। अब की बार आप बताना मेरे से पहले। से फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 हो गया, l इज इक्वल टू 3 है, m -2 है और s +हाफ है। कैसे होगा, 4 का मतलब 4, l इज इक्वल टू 3 का मतलब 0s, 1p, 2d, 3f। 4f में हो गया। f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो भैया आप बनाओगे कितने ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स। वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, क्योंकि L3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये एक और 3, 7 ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये क्या कह रहा है, कौन सा है, दिख गया ना, कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। स्पिन कौन सा है, प्लस है तो मुंडी ऊपर। अब आप पहचान सकते हो, हाँ या ना, बिल्कुल पहचान सकते हो ना। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी वाले में कर लेते हैं कि आपको कह दिया L इज इक्वल टू 3 दे रखा है ये, ठीक है। हाँ, L इज इक्वल टू 3 के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है m की, सोचना ही नहीं है। L इज इक्वल टू 3 है तो m क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं m की। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें
पॉजिटिव स्पिन के हो सकते हैं और कितने नेगेटिव स्पिन के हो सकते हैं? भैया कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने पॉजिटिव होंगे? 7 पॉजिटिव स्पिन के हो सकते हैं। कितने नेगेटिव स्पिन के हो सकते हैं? 7 ही नेगेटिव स्पिन के हो सकते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? अच्छा, इसको एक और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। चलो, इसमें अगर हम बात करें फोर्थ सबशेल को ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि फोर्थ में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? टोटल कितने एम ऑर्बिटल हो सकते हैं फोर्थ शेल में? कितने एम हो सकते हैं? तो भैया पहले तो ये देखो फोर्थ में सब शेल्स कितने हो सकते हैं, हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? सीधी सी बात है। तो 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है और 4f हो सकता है कि नहीं, है ना? तो कितनी पॉसिबिलिटी है शेल्स की होने की? 4 शेल्स की होने की, सब शेल्स की, सॉरी, 4 सब शेल्स की होने की प्रॉपर्टी है। इसमें कितने ऑर्बिटल? एक एम की वैल्यू। यहां पर कितने एम? 3। और यहां पर कितने एम? 5 एम। 1 2 3 4 5। और यहां पर, यहां बना देते हो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अरे ज्यादा बन गया ना, ये लो। तो अब m कितने हो गए? देखो m ये क्या हो गया? 4s में 1 m हो गया, 4p में 3 m हो गए, 4d में 5 m के ऑर्बिटल्स हो गए और 4f में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 और 5 9 और 7 कितने? 16 ऑर्बिटल्स। 16 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है। अब 16 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ जरा? एक ऑर्बिटल में 2, तो 16 में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव स्पिन वाले कितने? पॉजिटिव स्पिन वाले 16 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाफ वाले और माइनस हाफ वाले 16 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको क्वांटम नंबर मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? क्लियरली समझ में आ गई आपको बात? अगर समझ में आ गई तो कमेंट करके बताओ, खुश हो जाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही डालो। अगर नहीं भी समझ में आई है तो कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अब अगला जो वीडियो आने वाला है हमारा वो क्या है? वो अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए एनर्जी लेवल को डिफाइन करना है। लोअर से हायर एनर्जी में कैसे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, वो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। आप क्या करने वाले हो? आप इस चीज को अभी कंक्लूड करने वाले हो और मैं बनाती हूँ आपके लिए वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।